हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू एस्पायरेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइज, कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग JKSSB जो है वो पटवारी के एग्ज़ाम को इन द फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ अगस्त कंडक्ट करने जा रही है। सो दैट लीव्स यू विद अराउंड 40 to 45 डेज ऑफ प्रिपरेशन। तो इन 40 डेज में आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, कैसे जो है प्रिपेयर करोगे पटवारी के एग्जाम के लिए, उसके रिलेटेड हम आज डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। तो आपके सामने जो आप देख रहे हो पटवारी का जो है सिलेबस है, उसमें जो पार्ट 1 था जो कि क्वालिफाइंग नेचर का था, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। सो वी विल डायरेक्टली मूव टू पार्ट 2। सो हेयर इज पार्ट 2 जो कि एग्जाम में अब पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम जो है टॉपिक्स देखेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स जो है हमें मेंशन किए गए हैं सिलेबस में। सबसे पहले जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स मेंशन किया गया जिसके 36 मार्क्स हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT, उसके 24 मार्क्स हैं। जनरल इंग्लिश के 24 मार्क्स हैं। उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स के 18 मार्क्स हैं एंड मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के जो हैं 18 मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये जो है जनरल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड ये सिलेबस दिया गया है पटवारी के एग्जाम के लिए। सो अब बात आती है कि हम कैसे तैयारी करें, क्या स्ट्रेटजी रखें और क्या सोर्सेस फॉलो करें, उस पर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। जो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे, वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। तो सबसे पहले जो है अगर हम जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पे नज़र दें तो इसमें टोटल जो है 11 टॉपिक्स दिए गए हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक दिया गया है करंट अफेयर्स का, तो कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि वो ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से करें, करंट अफेयर्स कहाँ से करें। सी करंट अफेयर्स जो है डेफिनेटली प्रिपेयर करना है, लेकिन करंट अफेयर्स को ज़्यादा वेटेज नहीं देनी है। सी करंट अफेयर्स के अलावा भी इसमें जो है और 10 टॉपिक हैं एंड ईच टॉपिक इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो करंट अफेयर्स डेफिनेटली पढ़ना है, लेकिन करंट अफेयर्स को लेकर ज़्यादा कंसर्न नहीं रहना है कि करंट अफेयर्स कहाँ से करें, क्योंकि खाली करंट अफेयर्स तो नहीं पूछा जाएगा इस सेक्शन में। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बोलूँगा कोई एक कंसाइज जिसने कंसाइज एक जो है PDF में पढ़ाया होगा, क्योंकि अगर करंट अफेयर्स आप देखोगे तो करंट अफेयर्स तो फिर बहुत ज़्यादा जो है बल्क में पढ़ना पड़ेगा, तो उतना आप अभी नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ करंट अफेयर्स का एक कोई कंसाइज PDF जिस भी टीचर ने बनाया होगा या आप जिसका भी सोर्स फॉलो करो, जैसे तवकीर सर ने जो है एक करंट अफेयर्स का वो PDF शेयर किया था, या कोई भी सोर्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा एक ही सोर्स यूज़ करो, एक ही टीचर का जो है फॉलो करो जो आप पढ़ रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ करंट अफेयर्स के साथ लगे रहना है या यूट्यूब से एक वीडियो देखोगे वहां से दूसरी PDF पढ़ोगे। करंट अफेयर्स को लेकर एक कंसाइज जो है PDF पढ़ो, एक ही PDF पढ़ो, और उसके बावजूद जो बाकी जो 10 टॉपिक है उनको भी इक्वली पढ़ना है। ठीक है, तो ये ज़रूरी बात कहनी, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट्स रहते हैं इस कंफ्यूजन के साथ रहते हैं कि करंट अफेयर्स में क्या करें, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, करंट अफेयर्स में कितना पूछा जाएगा। डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स में से, लेकिन उसके बाद जो बाकी 10 टॉपिक है उसमें से भी तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो करंट अफेयर्स के बारे में आपको मैं बोल रहा हूँ कि एक ही जो है सोर्स पकड़ो, फिर जो भी है जैसे तौकीर सर ने पढ़ाया है या करंट अफेयर्स अपडेटेड एक और यूट्यूब चैनल है, या जिस भी सोर्स को अभी आप फॉलो करो, एक ही सोर्स रखो और जितना वो पढ़ा रहा है उतना ही पढ़ो, उसी को रिवाइज करो। ज़्यादा जो है डिफरेंट सोर्सेज को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो टॉपिक्स आते हैं, तो मैंने क्या किया था अपने टाइम पे, मैंने जो है बेस अपनी NCERT पे बनाई थी। NCERT बुक मैंने पढ़ी थी, जैसे फिजिकल डिवीजन्स एंड पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया आता है इसमें, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया आता है इसमें, लेक्स एंड रिवर्स का टॉपिक भी जो है जियोग्राफी 11th की जो जियोग्राफी है उसमें ये सारे टॉपिक जो है कवर किए गए थे। तो उसके बाद क्या करना है, सी अगर आपने जो है NCERT पढ़ी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ी है तो आप क्या करो, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि मॉडर्न हिस्ट्री है, ये जो है ये ब्रॉड टॉपिक्स दिए गए हैं। आप एक एक टॉपिक जो है ये बहुत डीप है अपने आप में। आपको क्या करना है, आपको कोई एक सोर्स चूज़ करना है या एक बुक भी चूज़ करनी है, कोई जिसमें वन लाइनर्स की टाइप में दिया गया होगा, जैसे अरिहंत की बुक्स आती हैं या ल्यूसेंट की बुक्स आती हैं जिसमें वन लाइनर्स दिए गए होते हैं। उसको आप एक ही बुक पकड़िए और उसी बुक को आप पढ़ो और उसी को आप जो है रिवाइज कीजिए, ताकि जो आप पढ़ रहे हो, जितना ही आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करो और जो क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाएंगे वो आप एटलीस्ट एग्जाम में जो है अटेम्प्ट कर पाओगे। इसीलिए ऐसा नहीं करना है कि आप यहाँ से कुछ और सोर्स देख रहे हो, दूसरे साइड से कोई और सोर्स भी पकड़ा है, 4 सोर्स एक ही टॉपिक के लिए कंसल्ट करो, वैसा नहीं करना है। हाँ, अब अगर आपने कोई जो है टॉपिक पढ़ लिया है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा या इंडियन नेशनल मूवमेंट जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपने पढ़ा, तो आपको क्या करना है, फिर अगर आप यूट्यूब से जो है MCQ सीरीज़ अगर कोई अपलोड हुई है तो MCQ सीरीज़ आप जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि MCQ से आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये फ़ायदा होगा कि
जो आपने खुद पढ़ा हुआ है उसका आपको रिवीजन भी होगा कि, और आप ये भी देखोगे कि मैं कितना जो है होल्ड कर पा रहा हूँ जो भी मैंने पढ़ा है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अब जो क्वेश्चंस या जो जो आपसे जो है मिस हुए होंगे टॉपिक्स, या जो भी चीज़ आपसे मिस हुई होगी वो आपके एमसीक्यूज़ में कवर हो जाएगा। तो एमसीक्यूज़ के लिए आप कोई वीडियोज़ देखिए, या अगर आप जिस टीचर का पढ़ रहे हो उसी का एमसीक्यू देख रहे हो, या ऐसे भी कर सकते हो कि जिस टीचर से आपने पढ़ा आप एमसीक्यूज़ डिफरेंट टीचर से जो है लगाइए, ताकि आप देखोगे कि क्रॉस चेक हो जाएगा कि जो मैंने पढ़ा है क्या वो सफिशिएंट है या मुझे और पढ़ने की ज़रूरत है। ये आप कर सकते हो। तो बाकी यही है कि जो ये वन लाइनर टॉपिक्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, जो है मैंने अपने वीडियोस में भी कवर किया, और बायोडाइवर्सिटी में मैं जल्दी कवर करूंगा। इसी तरह फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी से ये एक ही टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए आपको जो है ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक टीचर्स ने पढ़ा है वही बेसिक करने की ज़रूरत है। इसमें कल्चर एंड हेरिटेज जो है इस पर भी ताओ सर की एक PDF, अच्छी PDF है, मैंने खुद भी पढ़ी थी। क्लाइमेट एंड क्रॉप्स पे भी उनकी PDF आती है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे भी उनकी PDF है। डेमोग्राफी भी जो है ये मैं इंशाल्लाह खुद भी कवर करूँगा, और इसमें से भी क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट लेक्स एंड रिवर्स जो है इसमें भी क्वेश्चन आएंगे। अब क्या करना है, अब एक चीज़ आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, जब आपने जो है टॉपिक्स पढ़ा है, कोई भी टॉपिक जो आपने कवर किया, उसके बाद आप एक बार उसको गूगल भी कीजिए। जैसे आपने लिखा इंपॉर्टेंट लेक्स एंड रिवर्स इन इंडिया, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी। कोई अच्छी सी वेबसाइट जो आप चूज़ करोगे वो ओपन करो, उसमें चाहे फिर MCQs दिए हों या थोड़ा सा जो है थ्योरी दी गई हो, उसको एक बार जो है गो थ्रू कीजिए। तो ये आपका जो है रहना चाहिए सोर्स जनरल नॉलेज का। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT। इसमें जो मैंने जब JNK की GK पढ़ी थी, तो मैंने जो है ज़हूर मीर की जो बुक आती है, ज़हूर मीर की जो बुक आती है वही मैंने कंसल्ट की थी। बिलीव मी, उससे मैंने जो है हट के कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन हाँ जो ज़हूर मीर की बुक थी उसको मैंने जो है लगभग 6, 7, 8 बार जो है रिवाइज़ किया था। और उसके बाद मैं क्या करता था, जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ UT जैसे पढ़ा, एक दिया, अलग अलग टॉपिक्स है, हिस्ट्री अलग है, इकोनॉमी अलग है, कल्चर अलग टॉपिक दिया हुआ है। उसके बाद मैं एक बार जो है उसको गूगल पर भी सर्च करता था। तो गूगल सर्च से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो आपने पढ़ा है ना, उससे भी जो थोड़ा आपकी जो है नॉलेज डाइवर्सिफाई होगी और इंक्रीज़ होगी। कोई भी अच्छी सी वेबसाइट जो वहाँ पर आएगी तो उसको थोड़ा सा गो थ्रू करना है, ताकि जो टॉपिक्स मेरे जो है बुक से रह गए थे वो मेरे वहाँ से कवर हो जाएंगे। और वो टॉपिक्स जो है डेफिनेटली आप जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप जो है नोट डाउन भी कीजिए, ताकि रिवाइज करने के टाइम इजी हो जाएगा। बार बार वेबसाइट्स नहीं खोलनी पड़ेंगी, बार बार जो है आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो है रिवर्स एंड लेक्स, ये सारे टॉपिक्स जो है ना ऑलमोस्ट आई थिंक ये सब जो है ज़हूर मीर में ये कवर किया हुआ है। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर आप ज़हूर मीर की बुक पर पढ़ रहे हो, और मैं आपको बोलूँगा अगर 24 मार्क्स हैं, 24 में से 15 प्लस तो ज़हूर मीर की बुक में से ईजीली कवर हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है क्या बोलते हैं इसको, अगर आप ज़हूर मीर की बुक पढ़ रहे हो, उसके बाद अगर गूगल सर्च कर रहे हो, लेकिन जो एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो MCQs है। MCQs डेफिनेटली प्रैक्टिस करना डिफरेंट सोर्सेज से। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यूट्यूब से आप जो है डिफरेंट टीचर्स के MCQs प्रैक्टिस कीजिए। MCQs से बहुत फ़ायदा होता है। MCQs में जो है कुछ क्वेश्चन कभी डायरेक्टली भी आ जाते हैं, जो कि फिर टाइम भी बचाते हैं एग्जाम में। तो ये है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT का। उसके बाद इंग्लिश आता है। इंग्लिश में यहाँ पर जो है इस बार अच्छी खासी वेटेज रखी गई है 24 मार्क्स की। और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो है अक्सर स्टूडेंट जो है क्वेश्चंस गलत करते हैं। तो इंग्लिश में कैसे इंप्रूवमेंट आएगी, इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लाना पहले बहुत जो है डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपका इंग्लिश जो है पहले से अच्छा है तो फिर ये नेचुरली आपसे सॉल्व हो जाता है। मैंने जब एग्जाम दे रहा था JKSSB के, तो इंग्लिश में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती थी, क्योंकि इंग्लिश जो है पहले से ठीक ठाक रहती थी। तो इंग्लिश में मैं ज़्यादा तैयारी भी नहीं करता था। लेकिन अब क्या करना है, अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप क्या करो, जैसे SSC जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो एग्जाम्स आते हैं, उसमें जो इंग्लिश है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो SSC के रिलेटेड जो इंग्लिश का मटेरियल आपको मिलेगा वो पढ़िए, और ये प्रैक्टिस से जो है इंप्रूव होता है। जितनी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, डिफरेंट ग्रामर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका जो है ग्रामर इंप्रूव होगा। या नीतू मैम की जो है, नीतू सिंह जो है, उनका जो स्टडी मटेरियल आता है, उनकी बुक भी शायद आती है, तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो है इंग्लिश का जो है आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रैक्टिस से इंप्रूव होगा। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 24 मार्क्स हैं। 24 मार्क्स मतलब ये बहुत ज़्यादा होता है। तो ये डेफिनेटली वन ऑफ द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स रहेगा कट ऑफ में। तो ये इसमें आप जो है बहुत अच्छे से जो है प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रैक्टिस से ही डेफिनेटली जो है इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आता है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स में मैंने अपने टाइम पे क्या किया था, मैंने अरिहंत की जो बुक आती है ग्रीन कलर का उसका कवर आता है,
अरिहंत की जो बुक आती है, तो वो मैंने पढ़ी थी। उसमें से अच्छा खासा जो है मटेरियल निकला था और क्वेश्चन पूछे भी गए थे। उसमें एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, वो भी प्रैक्टिस कीजिए। तो अरिहंत की बुक आप पढ़ सकते हो, और उसके बाद जो है गूगल से आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए। तो कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, और ये 18 मार्क्स है, ये बोनस मार्क्स होते हैं। अगर 18 में जो है आपको एटलीस्ट 15+ मार्क्स स्कोर करना है इसमें, क्योंकि कंप्यूटर जो है आपका स्कोर को जो है पुश ज़रूर जो है आगे देते हैं। तो ये टॉपिक्स जो है ये ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स जो है ये जो है इसमें दिए गए हैं, अरिहंत की जो बुक में उसमें ये कवर किए गए हैं। और उसके बाद मैं फिर से कह रहा हूँ, जो है आप एमसीक्यूज डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिए, यूट्यूब से एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए या गूगल से एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, तो उससे आपका जो है बहुत अच्छे से होल्ड बन जाएगा कंप्यूटर्स पे। तो लास्ट में आता है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग जो है ये 18 मार्क्स है, ये सबसे बोनस मार्क्स हैं। अगर आपको जो है अपना स्कोर बूस्ट करना है तो रीजनिंग अच्छे से तैयार कीजिए। रीजनिंग के 18 मार्क्स में से आपको कम से कम 16 क्वेश्चन तो डेफिनेटली होने ही चाहिए। लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, ये ईजी क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें जो कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन सेंस है, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, ये सारे टॉपिक जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कवर किया, आप वो देख सकते हैं। और जो इसमें बाकी रहते भी हैं 2-3 टॉपिक्स, वो भी मैं इंशाल्लाह कवर करूंगा। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग जो है ये बोनस पॉइंट्स है, ये आपके स्कोर को डेफिनेटली बूस्ट करेंगे। इसमें से आपको कम से कम 16 क्वेश्चन जो है डेफिनेटली ठीक होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन था जो पूछा जाएगा एग्जाम में, जो दिया गया है सिलेबस। तो अब एक और बात मैं आपको कहूँगा जो बहुत ही ज़रूरी यहाँ पे है। सबसे पहली बात जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर कोई टॉपिक जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप ज़्यादा जो है वेटेज दोगे और किसी टॉपिक को बोलोगे ये पूछा ही नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स है तो ये 11 में से ये एक टॉपिक है, इसमें डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन खाली इसी में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इसको आप तैयार कीजिए, लेकिन ओवर एम्फेसिस इस पर नहीं देनी है। सबको जो है सारे टॉपिक्स को इक्वल जो है इंपॉर्टेंस देनी है, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो ये मैं कहूँगा कि अगर आप एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे इसकी, तो जीके, जनरल जीके और विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी, इसमें 36 है और इसमें 24 है। दैट मीन्स ये 2 टॉपिक जो है, ये 2 इसमें से 60 नंबर पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स जो है खाली इन 2 पे हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लगना चाहिए कि ये 2 आपको कितना अच्छे से जो है होल्ड रहना चाहिए इस पे, क्योंकि हाफ ऑफ द पेपर विल बी आस्क्ड फ्रॉम दीज 2 टॉपिक्स ओनली। ठीक है, एक तो जीके एंड जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आप बहुत अच्छे से जो है तैयारी कीजिए। बहुत ज़्यादा रिविजन्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये है कि जो है आपने सोर्सेज को लिमिटेड रखो। ऐसे मत करो कि एक भी या यहाँ से भी पढ़ रहे हो, फिर इस टॉपिक से भी पढ़ रहे हो, इस जो टीचर से भी पढ़ रहे हो, यहाँ से ये भी पढ़ रहे हो। डिफरेंट नहीं पढ़ना है, खाली लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं आपने, लेकिन रिविजन्स करने हैं। जो भी आप पढ़ रहे हो ना उनको उसको रिवाइज भी करना है, तभी जाके कोई फायदा होगा। अब 10 सोर्सेज आप लोगे लेकिन फिर रिवाइज कुछ नहीं कर पाओगे तो बिलीव मी कुछ नहीं आएगा एग्जाम में से। उसमें जो पूछा भी जाएगा वो आप अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए जो है सोर्स लिमिटेड रखो, लेकिन रिविजन्स पर जो है फोकस करो। नंबर 3 में यही कहूँगा आपको कि अभी के जो आगे 35-40 जो भी जितने भी अभी डेज रहे हैं, 40 डेज अगर रहे हैं, तो ये डेज जो है ये आपके लिए क्रूशल, बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। अगर पीछे आपने जो है तैयारी की भी है और अभी आप डीले पड़ जाओगे तो बिलीव मी बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो आपने पीछे पढ़ा होगा अगर उसका रिवीजन अभी नहीं हुआ तो वो आपको जो है एग्जाम में काम नहीं आएगा। अब अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसने अब जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिलीव मी आप भी अच्छे से अगर जो है डेडिकेटेड स्टडीज़ करोगे तो डेफिनेटली आप भी जो है ये एग्जाम क्वालिफाई करोगे, क्योंकि यही 40 डेज जो है जो अभी आप पढ़ोगे, जो अभी आप जो है एक वो बन जाती है, फिर एक रिदम बन जाती है। वही रिदम के साथ अगर आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, अपना टाइम जो है आप प्रॉपरली मैनेज करोगे, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, अच्छे तरीके से तैयारी करोगे, तो डेफिनेटली जो है आप एट पार विद दो स्टूडेंट्स रहोगे जिन्होंने जो है पहले से तैयारी की थी या बाकी एग्जाम्स में भी जो नैरो मार्जिन से रहे थे, तो आप भी उनके साथ बराबर जो है कंपटीशन उनको दोगे। तो ये कुछ बातें थी, मुझे लगता है ये आपके लिए ज़रूरी है, याद रखना है कि क्या करना है, कैसे करना है। अभी से आप जो है अपनी तैयारी शुरू कीजिए। एग्ज़ाम जो है जल्दी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली अगस्त में। तो मुझे लगता है एग्ज़ाम डेफिनेटली जो है कंडक्ट किया ही जाएगा, फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ अगस्त में कंडक्ट कर लेंगे एग्ज़ाम। तो अभी आप जो है कैलेंडर का जो है वेट मत करो कि कब डेट आएगी, क्या आएगा। अभी से आप शुरू कीजिए तैयारी, जब भी डेट आएगा तो आपका जो है सिलेबस जो है एटलीस्ट 60-70% सिलेबस कवर होना चाहिए, ताकि जो है आप जो अंडर प्रेशर ना हो एग्ज़ाम का जो है जब डेट डिक्लेयर किया जाएगा। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर appearing in Patwari exam. So have a good day.